हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपी पुलिस 2023 के लिए इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास भी हम एक टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और हमारा इतिहास जो चल रहा है वो प्राचीन इतिहास चल रहा है, ठीक है। और हमने जो पिछली वीडियो में करा था जैन धर्म तक, हम बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त कर चुके हैं। जो प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूं और उम्मीद है कि आप सभी भी इतनी ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं, आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और इन क्लासेस की जो वैल्यू है आपको एग्जाम हॉल से निकलने के बाद पता चलेगी, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास का, वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ, किन किन वंशों ने इस पर शासन किया, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्लास है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए, जो मगध साम्राज्य है, अगर मैं बात करूं इसकी समय सीमा की, तो 544 बीसी से लगाकर 185 बीसी तक इसका समय हो जाता है। और जो ये मगध साम्राज्य है, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए हैं। उन 16 महाजनपदों में से ये एक आपका महाजनपद है, सबसे पहला है मगध साम्राज्य, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा 16 महाजनपदों के बारे में। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको बताना है जो हमारे 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद के बारे में किस निकाय में बताया गया है। आपको ये बताना है किस निकाय में बताया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है जी। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। और जो ये महाजनपद है, अगर मैं इसकी वर्तमान स्थिति की बात करूं, यानी कि वर्तमान में कहां पर है, तो आप देख लीजिए, ये है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैं आपको इसकी जो थोड़ी सी स्थिति है, मैं आपको भारत के मैप में समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा पड़ता है यूपी, ठीक है। यूपी का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा। और यूपी के नीचे लगता है बिहार और बिहार से लगता हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। यानी कि अगर मैं कहूं, ये वाली आपकी जो स्थिति है, ये जो आपका स्थान है यहाँ पर, ये किसका है? ये आपका मगध साम्राज्य का विस्तार है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मैप में थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि मगध की जो वर्तमान स्थिति है वो कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और जो हमारा ये मगध साम्राज्य है, अगर मैं इसके उत्कर्ष की बात करूं, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। अब यहां से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला आपका पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। देखिए, जो हमारा ये अगली हेडिंग है, ये है मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी कि मगध पर किन किन वंशों ने राज किया। देखिए, सबसे पहले जो मगध पर शासन किया वो क्या? हर्यक वंश ने, ठीक है। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश, ठीक है। इसकी मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, HSNM, यानी कि हंसना मना है। इस प्रकार से आपकी ट्रिक हो जाती है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है। कुल कितने वंश है मगध पर? ये हैं आपके 4, ठीक है। 4 वंश कौन कौन से हैं? हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश और आपका मौर्य वंश। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश नहीं है, तो आपको जो सा इनसे अलग मिल जाएगा वो आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और इनका क्रम भी पूछा जाता है, क्रम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रम में आपको मैंने इसीलिए ट्रिक बताई है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे वर्तमान मगध की बात। अगर मैं बात करूं प्राचीन मगध के बारे में, देखिए प्राचीन मगध के बारे में क्या बात है। देखिए, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है, ठीक है। जो मैं फिलहाल जो बातें कर रहा हूं मगध की, ये मैं बात कर रहा हूं महाभारत कालीन मगध की, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्राचीन मगध था, उसपे सबसे प्राचीन जो वंश था वो कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। और जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ ही थे, ठीक है। अगर आपसे सबसे प्राचीन पूछ लिया जाए तो आपका ये था बृहद्रथ वंश। कौन सा था? बृहद्रथ वंश था, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और जो ये आपका बृहद्रथ राजा है, ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी है प्राचीन मगध की, इनका पुत्र था एक जरासंध, ठीक है। ये वही जरासंध है। जरासंध कौन सा है? ये महाभारत कालीन जरासंध है, जिसको भीम ने हराया था। भीम ने युद्ध में हराया था। और कौन सा युद्ध था वो था
मल्ल युद्ध, ठीक है, याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट है। मल्ल युद्ध में जरासंध को किसने हराया था? भीम ने हराया था, ठीक है। और उस टाइम पे जो ये प्राचीन मगध था, उस टाइम पे जो राजधानी थी मगध की, वो कौन सी थी? ग्रीवरज थी। ये ठीक है, ये आपकी कुछ प्राचीन मगध से रिलेटेड बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। और जो हमारा ये मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहले मगध साम्राज्य का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। मैंने आपको मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंश बताए हैं। अब इन चारों वंशों को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा तो आप उसको बनाकर आ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया है हर्यक वंश, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं हर्यक वंश के समय सीमा की, जो हमारा हर्यक वंश है इसकी जो समय सीमा है 544 बीसी से लगाकर 412 बीसी तक इसका समय है। यानी कि 544 बीसी और 412 के बीच किस वंश ने शासन किया मगध पर? हर्यक वंश ने शासन किया। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। अगर मैं बात करूं बिंबिसार के कार्यकाल की, देखिए जो बिंबिसार का कार्यकाल है वो है 544 बीसी से लगाकर 492 बीसी तक इसका समय सीमा है। ये भी इंपोर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बिंबिसार से? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंबिसार के अन्य नाम से। बिंबिसार का जो अन्य नाम है वो क्या है? श्रोणिक है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि श्रोणिक किसका उपनाम है? ये है आपका बिंबिसार का। और यहां से क्या बातें इंपोर्टेंट है? देखिए, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल इसी का है, यानी कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? बिंबिसार का है। कितने वर्षों का है? आप यहां पर देखिएगा, ये है आपका 52 वर्षों का, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका इतिहास शासनकाल है पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, वो किसका है? बिंबिसार का है। केवल कुल आपका 52 वर्षों का है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, ये क्या है? आगे देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता था। देखिए, मैंने आपको बताया है सबसे पहला महाजनपद कौन सा है? हमारा मगध है। और मगध के बाद मैंने आपको बताया था अंग, ठीक है। मगध पर तो इसने राज किया ही, लेकिन उसके बाद क्या किया इसने? अंग पर भी अपना जो है क्या कर लिया था? अंग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है अंग की राजधानी, क्योंकि मैंने आपको 16 महाजनपद वाली वीडियो में 16 के 16 महाजनपदों की क्या बताई है? राजधानी बताई है। अंग की आपको राजधानी बतानी है किसमें? वीडियो के कमेंट में, ठीक है जी। देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता था और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। यानी कि इसने क्या किया था? इसने मगध में ही अंग को मिला लिया था और वहां पर उत्तराधिकारी के रूप में किसको छोड़ दिया था? अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और जो ये बिंबिसार था ये बहुत तेज व्यक्ति था, क्योंकि ये चाहता था कि मैं मगध का जो साम्राज्य का विस्तार है वो सबसे ज्यादा करूं। तो इसने क्या किया? देखिए, बिंबिसार ने राज्य को विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया, ठीक है। इसने विवाह संबंधों को बहुत प्रायोरिटी दी। इसने मतलब जिस पर भी शासन करना चाहा उससे क्या किया? उससे विवाह का प्रस्ताव भेज दिया, ठीक है। और उससे विवाह करके वहां पर क्या कर लिया? वहां पर अधिकार कर लिया। ये ना बहुत तेज व्यक्ति था, ठीक है। तो इसने इस कड़ी में देखिए किस किस से विवाह किया। सबसे पहले जो इसकी पत्नी है, देखिए इनकी पत्नियां, यानी कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार की पत्नियां कौन कौन सी है वो देखिए आप। देखिए, बिंबिसार की जो सबसे पहली पत्नी है वो है महाकौशला, ठीक है। महाकौशला कौन थी? देखिए, महाकौशला थी कौशल नरेश परसेनजीत की बहन, ठीक है। परसेनजीत की बहन थी कौन? महाकौशला, ठीक है। इसने इसके साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद इसने सोचा चलो भाई कौशल तो अपना हो गया, ठीक है। जैसे ही इसने महाकौशला के साथ विवाह किया, इसको क्या मिला? इसको काशी दहेज में मिला, ठीक है। चलो जी, कौशल पर भी अधिकार हो गया। अब इसका जो दूसरा विवाह है ये किया इसने चेलना के साथ, ठीक है। चेलना कौन थी? ये चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ये चेटक की पुत्री थी। और चेटक किसका राजा था? ये आपका राजा था वैशाली का, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसने विवाह संबंधों का सहारा लिया अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, ठीक है। इसने कौशल पर तो अपना अधिकार कर लिया क्योंकि उसकी पत्नी थी वहां की। उसके बाद इसकी दूसरी पत्नी थी चेटक की पुत्री, ठीक है, वैशाली की रहने वाली। अब क्या हुआ? अब इसका वैशाली पर भी जो है अधिकार हो गया, ठीक है। जो तीसरी इसकी पत्नी है वो कौन है? वो देखिए, तीसरी जो इसकी पत्नी है वो है क्षेमा। कौन है? तीसरी जो इसकी पत्नी है वो है क्षेमा, ठीक है। क्षेमा को देखिए, क्षेमा कहाँ की है? क्षेमा है भद्र प्रदेश की राजकुमारी। भद्र प्रदेश यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है वो है भद्र प्रदेश, ठीक है। इसने क्या किया? इसने आपका कौशल पर भी अधिकार कर लिया और आपका वैशाली पर भी अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ? अब इसने विवाह किया क्षेमा, ठीक है, क्षेमा से।
जो कौन थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। अब जो है इसका मध्य प्रदेश पर भी क्या हुआ, क्या हो गया, राज हो गया। देखिए कितना तेज व्यक्ति है, इसने विवाह संबंधों का सहारा लेके कैसे कैसे, ठीक है, विस्तार किया अपने साम्राज्य का। आगे देखिए, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि सबसे पहले जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म का फॉलोवर था, ठीक है। लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को स्वीकार किया। क्वेश्चन यहां से पता किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से कि बिंबिसार ने अपनी कौन सी पत्नी के कहने पर जैन धर्म को अपनाया था, तो आंसर होगा आपका चेलना। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारी क्लास अच्छे से देख के जाएंगे पूरी इतिहास की, तो आपको क्वेश्चन इतिहास का यहीं से मिलेगा, आप इतिहास का क्वेश्चन बना पाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें बिंबिसार की राजधानी की, जो बिंबिसार ने राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई थी, राजगृह बनाई थी, ठीक है। राजगृह को इसने क्या किया, राजधानी बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, यानी कि इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था दर्शक, बिंबिसार ने कहा कि मेरे बाद जो है मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, दर्शक होगा, ठीक है। लेकिन ये बात अजातशत्रु को हजम नहीं हुई, तो अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने जो है, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है, और गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार को यह बात हजम नहीं हुई, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने पिता को ही क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। और अपने पिता को फिनिश करने के बाद क्या किया, गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। पिता की हत्या करने के कारण इसे पितृहंता वंश कहा गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को, ठीक है। और प्रथम पितृहंता, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, प्रथम पितृहंता, प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका अजातशत्रु को, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया है, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, ठीक है। अब इस वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा गया, अब ये बात समझिए। देखिए जो आपका बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र था, यहां समझिए ऐसे, देखिए जो आपका बिंबिसार है, बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। अब जो ये अजातशत्रु है, इसकी हत्या इसके पुत्र किसने करी थी, उदयन ने करी थी। उदयन ने क्या करी, इसकी हत्या करी, यानी कि इसने अपने पिता की हत्या करी और गद्दी पर बैठ गया, इसने अपने पिता की हत्या करी, ये गद्दी पर बैठ गया, यानी कि जैसा करोगे ऐसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा गया, किसको, हर्यक वंश को, क्योंकि जितने भी इसके शासक रहे हैं इन्होंने अपने पिता को मारकर जो है गद्दी हथिया ली थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है आपका हर्यक वंश को, ठीक है। अब जो है गद्दी पर कौन आया है, अब बिंबिसार की मृत्यु तो हो गई, ठीक है, मृत्यु किसने की, अजातशत्रु ने की। अब जो गद्दी पर आया है मगध की, वो आया है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु की अगर बात करें शासनकाल की, इसका जो शासनकाल है वो है 492 बीसी से लगाकर 460 बीसी तक, यानी कि 492 बीसी से लगाकर 460 बीसी तक इसका समय सीमा है, ठीक है। और अजातशत्रु के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक तो है कुणिक, ठीक है। कुणिक किसका उपनाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसका है, अजातशत्रु का है, ठीक है। और इसको कहा जाता है, इसको प्रथम पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी, मैंने आपको ऊपर बताया है। अगर बात करें इसकी माता, देखिए जो इसकी माता है वो कौन थी, महाकोसला थी, मैंने आपको ऊपर बताया है कि इसकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है, कौशल नरेश की, इसका नाम था क्या, महाकोसला, ठीक है। और इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जब मैंने आपको पीछे बौद्ध धर्म पढ़ाया है तो मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियां कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, मैंने सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में आपको उसमें बताया है बौद्ध धर्म वाली वीडियो में, तो मैं आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके समय आपको याद रखना है क्या हुई थी, पहली आपकी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, देखिए अब ये बात समझिए, काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है इसने क्या किया था, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। बिंबिसार की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद जो ये आपका काशी है, काशी बिंबिसार को मिला था दहेज में, ठीक है। जब प्रसेनजीत को पता चला कि अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या कर दी है, ठीक है, यानी कि उसके दामाद की हत्या कर दी, तो उसने क्या किया, उसने अपना वापस ले लिया, काशी वापस ले लिया, ठीक है। अच्छा बेटे मगर बहुत चालू बनने हो, तो उसने क्या किया, प्रसेनजीत ने जो है अपना काशी वापस ले लिया, ठीक है। उधर अजातशत्रु भी बहुत तेज था,
अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने इसके साथ युद्ध किया, ठीक है। इसलिए प्रसेनजीत के साथ युद्ध हुआ क्योंकि इसने काशी वापस ले लिया था, क्योंकि इसने तो बिंबिसार को दहेज में दिया था, ठीक है। तो काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, ठीक है, और उसको जीतने में ये कामयाब भी रहा, ठीक है। यानी कि अजातशत्रु ने काशी पर जो है अटैक किया और अटैक करने के बाद उसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विजय तो हुआ ही, लेकिन इसने बाजीरा से विवाह कर लिया। बाजीरा एक लड़की थी, किसकी लड़की थी ये, प्रसेनजीत की पुत्री थी, ठीक है। जो प्रसेनजीत की पुत्री है वो कौन है, बाजीरा है, जिसके साथ अजातशत्रु ने विवाह कर लिया। यानी कि प्रसेनजीत को इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्षति हुई। पहले तो इसने अपनी बहन का विवाह किया बिंबिसार के साथ, और अब हारने के बाद इसका अपनी पुत्री का विवाह भी इसको अजातशत्रु के साथ ही करना पड़ा, ठीक है। ये तो पारी उल्टी पड़ गई थी प्रसेनजीत को, ठीक है, याद रखना है ये बातें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु है वो किसका फॉलोवर था, जैन धर्म का फॉलोवर था। आपको ये बातें याद रखनी है। और क्या इंपोर्टेंट हुआ था इसके काल में, देखिए महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। ये बात भी आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए ये तो बात थी आपकी अजातशत्रु की। अब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन क्या होता है, अब आता है उदयन, ठीक है। उदयन ने क्या किया, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको दूसरा पितृहंता वंश कहा गया, किसको, उदयन को, ठीक है। अगर बात करें उदयन की समय सीमा की, जो उदयन की समय सीमा है वो है आपकी 460 बीसी से लगाकर 444 बीसी तक, ठीक है। दूसरा पितृहंता क्यों कहा गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। और पहला पितृहंता किसको कहा जाता है, अजातशत्रु को, क्यों, क्योंकि उसने बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ, अब इसने क्या किया, उदयन ने, देखिए उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, तो किसने बताया था, उदयन ने बसाया था, ठीक है। और कहां पर, गंगा, गंडक व सोन नदी के तट पर। यह भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र किन नदियों के किनारे है, ये है आपका गंगा के, गंडक के और सोन, ठीक है। जो इनसे अलग होगा वो आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जो ये पाटलिपुत्र है, जिस टाइम पे इसकी स्थापना करी उदयन ने, उस टाइम पे इसका नाम था कुसुमपुरा, ठीक है। कुसुमपुरा के नाम से उस समय इसको जाना जाता था। और इसने क्या किया था, इसने इसको अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजधानी के समय, ध्यान से सुनिए, राजधानी के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या हुआ करता था, तो ये था आपका कुसुमपुरा, ठीक है। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी है, उदयन ने करी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उदयन के पुत्रों के बारे में। देखिए जो उदयन है, उदयन के 3 पुत्र हुए हैं, उदयन की 3 संतानें हुई हैं। कौन कौन है, एक अनिरुद्ध है, एक आपका मुंडा है और एक आपका नागदशक है, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। हम बात करेंगे अपने काम के बारे में, ठीक है। जो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही हम केवल पढ़ेंगे, फालतू की बातें आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए उदयन के जो पुत्र है उदयन के मैंने आपको बताया है 3 पुत्र हैं। एक आपका अनिरुद्ध बताया है, एक आपका मुंडा बताया है, एक नागदशक बताया है, ठीक है। और जो आपका ये नागदशक था, ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नागदशक क्या था, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, जिसकी हत्या उसके मंत्री नागदशक ने ही कर दी थी और मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। आपको याद रखना है नागदशक की हत्या किसने करी थी, नागदशक ने ही करी थी, लेकिन ये किस वंश का था, ये था आपका शिशुनाग वंश का, ठीक है। शिशुनाग वंश का था। इसको क्या कहा जाता है, इसको शिशुनाग भी कहा जाता है, किसको, नागदशक को। याद रखेंगे शिशुनाग किसको कहा जाता है, नागदशक को कहा जाता है। इसने किसकी हत्या करी थी, नागदशक की हत्या करी थी और मगध पर क्या किया था, मगध पर एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में, क्योंकि आपका अब कौन सा मगध पर शासन करेगा, वंश ये करेगा आपका शिशुनाग वंश, ठीक है। देखिए शिशुनाग वंश जो है, अगर मैं बात करूं इसकी समय सीमा की, 412 बीसी से लगाकर 394 बीसी तक इसका क्या है, समय हो जाता है। स्थापना मैंने आपको ऊपर बताया है, इसका संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। शिशुनाग ने किसकी हत्या करी थी, नागदशक की हत्या करी थी और शिशुनाग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। और राजधानी इसने कौन सी बनाई, राजधानी इसने वैशाली बनाई, ठीक है।
और उदयन ने कौन सी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसने राजधानी भी अपनी क्या कर दी? चेंज कर दी। ठीक है, और शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने अवंती को जीता था। ठीक है, किसको जीता था? अवंती। ठीक है, अवंती ऐसे नहीं बनता, अवंती बनता है ऐसे। ये वर्तनी हो गई है थोड़ी गलत। ठीक है, याद रखेंगे। अवंती को जीता, किसको हराकर? प्रबोध को हराकर। इसने क्या किया? इसने अवंती महाजनपद को भी अपने में मिला लिया था, प्रबोध को हराकर। ठीक है, अब यहां से शिशुनाग वंश का एक इंपोर्टेंट शासक है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक इंपोर्टेंट क्यों है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो कालाशोक के शासनकाल के बारे में बात करते हैं। देखिए 394 बीसी से लगाकर 366 बीसी तक क्या है? इसका समय सीमा है। और अगर बात करें इसके शासनकाल के बारे में, मैंने आपको ऊपर बता दिया है शासनकाल 394 से 366 तक। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट क्यों है कालाशोक? कालाशोक इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के शासन में क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, और कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने क्या किया? पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, क्योंकि शिशुनाग ने राजधानी कौन सी बनाई थी? इसने बनाई थी आपकी वैशाली। इसने क्या किया? इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, अब जो कालाशोक है इसके कितने पुत्र हुए हैं? इसके 10 पुत्र हुए हैं। ठीक है, और 10 पुत्रों में इसका जो अंतिम शासक है वो है आपका नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन कौन है? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, क्योंकि नंदीवर्धन की हत्या किसने करी थी? महापद्मनंद ने करी थी। ठीक है, और महापद्मनंद किस वंश का है? यह है आपका नंद वंश का। ठीक है, अब क्या होता है? अब नंदीवर्धन की हत्या कर दी किसने? महापद्मनंद ने, इसकी पीठ में छुरा भोग के। ठीक है, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, इसने क्या किया? महापद्मनंद ने मगध पर एक नए वंश नंद वंश की स्थापना कर दी, यानी कि शिशुनाग वंश का भी अब क्या हुआ? खात्मा हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं नंद वंश के बारे में। देखिए जो नंद वंश है इसकी स्थापना मैंने आपको अभी बताया किसने करी है? महापद्मनंद ने करी है। ठीक है, और महापद्मनंद के इंपोर्टेंट नाम कौन कौन से हैं वो देखिए। एक आपका उग्रसेन, एक आपका एकराट, एक आपका सर्वछांत्रक और एक परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परशुराम का दूसरा अवतार इतिहास में किसको माना गया है? तो ये माना गया है महापद्मनंद को। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एकराट किसका उपनाम है? ये है आपका महापद्मनंद का। ठीक है, और जो ये आपका महापद्मनंद है इसके समकालीन कौन थे? इसके समकालीन आपने सुना होगा पणिनि जी। ठीक है, आचार्य पणिनि जी इसके समकालीन थे महापद्मनंद के। और पणिनि जी की एक पुस्तक मैं आपको हमेशा बताता हूं, कौन सी है? अष्टाध्यायी है। ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पणिनि जी के द्वारा लिखी है। ठीक है, अब बात करते हैं नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में। देखिए जो अंतिम शासक है नंद वंश का वो है घनानंद। ठीक है, और घनानंद को किस नाम से जाना जाता है? अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घनानंद को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। ठीक है, क्योंकि घनानंद के समय ही क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, सिकंदर आया था घनानंद के समय। कब आया था? 326 बीसी में। अब जो है एंट्री हो चुकी है सिकंदर की भारत में। ठीक है, कल हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर के बारे में कल हम जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कल की वीडियो में वो कर रहे होंगे, और सिकंदर किस प्रकार से भारत आया, क्या क्या स्थितियां रही हैं, सब कुछ कल की वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है आज की वीडियो में? मैंने आपको बताया है मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य पर 4 वंशों ने राज किया है। चारों से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको करा दी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्त, मिलते हैं